हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 85। इससे पहले ऑलरेडी हमने 84 सेट करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का PDF फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF फाइल डाउनलोड करने को मिल जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन दे रखा है दामोदर, बराकर, बोकारो, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ए ऑप्शन, दामोदर नदी। दामोदर हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दामोदर हुगली के दाएं तट की सहायक नदी है, ठीक है, याद रखनी है। जबकि यहाँ पे आप देखेंगे बराकर और बोकारो ये दोनों दामोदर की सहायक नदी हैं। इसके अलावा भेड़ा, गुइया और जमुनिया ये सभी दामोदर नदी की सहायक नदियाँ हैं। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। इसके अलावा याद रखना है, पश्चिम बंगाल के फरक्का में गंगा नदी दो शाखाएं हुगली एवं भागीरथी में बट जाती हैं। पश्चिम बंगाल के फरक्का में गंगा नदी दो शाखाएं हुगली एवं भागीरथी में बट जाती हैं। हुगली पश्चिम बंगाल में ही बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है, जबकि भागीरथी जो शाखा है ये बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं और बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जानते हैं और अंततः यह मेघना तंत्र का हिस्सा बन करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको याद रखनी है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्य से लगती हैं। सवाल है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती हैं। मात्र एक, दो, तीन, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है एक, मात्र एक। याद रखिएगा, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की सीमा भारत के एकमात्र राज्य हिमाचल प्रदेश से मिलती है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की सीमा भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा एक राज्य हिमाचल प्रदेश से मिलती है। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको याद रखनी है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की सीमा भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा एक राज्य हिमाचल प्रदेश से मिलती है। यहाँ पे राज्य पूछा गया था, सही आंसर हिमाचल प्रदेश होगा, एक इसका सही आंसर है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, लद्दाख के उत्तर एवं पूर्व में चीन, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान तथा पश्चिम में पाकिस्तान की सीमाएँ इसकी लगती हैं। लद्दाख का सबसे बड़ा शहर लेह है तथा दूसरा सबसे बड़ा शहर कारगिल है। लेह एवं कारगिल लद्दाख में सिर्फ दो ही जिले हैं, लद्दाख और माफ़ कीजिएगा लेह और कारगिल, और लद्दाख का राजधानी भी क्या है, लेह है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल लिया जाए। सवाल है यहाँ पे, निम्न में से कौन सी जलधारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। कई बार इस तरह के सवाल हम करवा चुके हैं मैप के थ्रू। आज हमारे पास मैप नहीं है या यूँ कहें लेना भूल गए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्राज़ील जलधारा, फॉकलैंड जलधारा और वेंगुएला जलधारा, ये तीनों जलधाराएं दक्षिण अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं। ब्राज़ील जलधारा उच्च तापमान एवं उच्च लवणता वाली गर्म जलधारा है। ब्राज़ील जलधारा की उत्पत्ति दक्षिण विषुवतीय जलधारा के विभाजन तथा उसके दक्षिण की ओर मुड़ जाने से होता है। इस जलधारा को ब्राज़ील जलधारा कहते हैं क्योंकि इसका प्रवाह ब्राज़ील के तट के समानांतर होता है। वहीं बात करें फॉकलैंड के बारे में, तो फॉकलैंड जलधारा दक्षिणी अटलांटिक की ठंडी जलधारा है। यह जलधारा अंटार्कटिक क्षेत्र से आती है और दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी पूर्व तट के साथ उत्तर की ओर बहती हैं, ठीक है। वहीं बात करें वेंगुएला के बारे में, तो वेंगुएला जलधारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, ठीक है। यह जलधारा दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा सिंपल सा कि ये दोनों फॉकलैंड और वेंगुएला जलधारा ये दोनों ठंडी जलधारा है, जबकि ब्राज़ील गर्म जलधारा है, ठीक है। पूछा जाता है यहाँ से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फिलहाल डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल है, आम्रवर्षा किस राज्य से संबंधित वर्षा है। आम्रवर्षा किस राज्य से संबंधित वर्षा है। ऑप्शन दे रखा है केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ए ऑप्शन, केरल और कर्नाटक। आम्रवर्षा केरल एवं कर्नाटक राज्य से संबंधित वर्षा है। ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मानसून बौछारें पड़ती हैं। पूर्व मानसून ऐसी बौछारें सामान्यतः या कह सकते हैं सामान्य रूप से केरल राज्य में एवं कर्नाटक के तटीय हिस्से में होती हैं, ठीक है।
पूर्व मानसून की यह बौछार इस क्षेत्र में आमों की जल्दी पकने में सहायक होता है। अतः इस पूर्व मानसून बौछार का केवल में आम्र वर्षा या मैंगो शॉवर कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है। वही याद रखिएगा, एक यहाँ से भी बनता है कि काल वैसाखी के बारे में पूछा जाता है, तो याद रखना है काल वैसाखी के बारे में कि हवाओं की पूर्वी भारत में जो ये आपका काल वैसाखी है ना, तो इसे नॉर्वेस्टर एवं बंगाल में इसे काल वैसाखी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और एक मावट के बारे में पूछा जाता है, मावट। ठीक है, तो इस बारे में ध्यान रखिएगा, मावट क्या है, मावट। ठीक है, तो ये मावट क्या है, तो याद रखिएगा पश्चिमी विक्षोभ या फिर जेट स्ट्रीम के कारण राजस्थान में होने वाली वर्षा को ही मावट कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा, पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण राजस्थान में होने वाली वर्षा को मावट कहा जाता है, मावट। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, ये ऑप्शन केरल और कर्नाटक। केरल और कर्नाटक राज्य से संबंधित है आम्र वर्षा, मैंगो शॉवर। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, सेवराय पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दे रखा है आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है सी ऑप्शन, तमिलनाडु। सेवराय की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। सेवराय की पहाड़ी पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियों में से एक है। पूर्वी घाटी की पहाड़ियों जो तमिलनाडु में पड़ती हैं, उत्तर से दक्षिण के क्रम में बात करें तो जावदी पहाड़ी, उसी नीचे है सेवराय पहाड़ी, इसके नीचे है पंचमलाई पहाड़ी और उसी नीचे आपको देखने को मिलेगा सिरुमलाई पहाड़ी। ठीक है, तो क्रम याद जरूर रखिएगा। सबसे पहले मिलेगा आपको, हम बात कर रहे हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो सबसे पहले मिलेगा आपको जावदी। ठीक है, जावदी पहाड़ी, इसी के नीचे आपको देखने को मिलेगा सेवराय, फिर मिलेगा पंचमलाई। क्रम क्योंकि पूछा जाता है इसीलिए हम यहाँ पे क्रम से सबको बता दे रहे हैं, पंचमलाई पहाड़ी और फिर इसी नीचे मिलेगा सिरुमलाई। ठीक है, तो ये क्रम याद रखिएगा उत्तर से दक्षिण की तरफ। इसके अलावा ध्यान रखिएगा नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा एवं नगारी पहाड़ियाँ भी पूर्वी घाट की ही हैं, जो कि आंध्र प्रदेश में ये पड़ती हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होगा पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी झंडागढ़ा है, जिसकी ऊंचाई आप देखेंगे तो 1690 मीटर है। ठीक है, और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ मिलते हैं उस मिलान बिंदु को क्या कहते हैं, नीलगिरी। चलिए देते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, उत्कल तट निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन दे रखा है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, एक से अधिक होगा या फिर कोई नहीं। सही आंसर है सी ऑप्शन, उड़ीसा। उत्कल तट उड़ीसा राज्य से संबंधित है। उड़ीसा के उत्तरी तट को ही उत्कल तट कहा जाता है। उत्कल तट स्वर्ण रेखा नदी के, माफ़ कीजिएगा, उत्कल तट स्वर्ण रेखा नदी से महानदी के बीच जो है स्थान, उसे कहा जाता है उत्कल तट। उत्कल तट के ठीक नीचे उत्तरी सरकार तट है। उत्तरी सरकार तट महानदी से कृष्णा नदी के बीच उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में पड़ता है ये। ठीक है ना, आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा उड़ीसा। ध्यान रखिएगा उत्कल तट कहाँ पे है, उड़ीसा में है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि भारत के पूरी तट के 3 खंड उत्तर से दक्षिण के क्रम में बांटा गया है। भारत के पूरी तट को 3 खंडों में बांटा गया है। उत्तर से दक्षिण के क्रम में बात करें तो सबसे पहला उत्कल तट, इसके नीचे उत्तरी सरकार तट और इसी के नीचे मिलेगा आपको कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट, ये किसी बात हो रही है यहाँ पे, ये बात हो रहा है पूर्वी घाट का। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन नदी अलकनंदा में बाईं ओर से मिलती है? सवाल है कौन सी नदी अलकनंदा में बाईं ओर से मिलती है? धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडार, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है अलकनंदा में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में धौलीगंगा, नंदाकिनी और पिंडार है, अर्थात यहाँ पे डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अलकनंदा में दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी मंदाकिनी है। ठीक है, बाईं ओर से कौन सी नदी है, धौलीगंगा, नंदाकिनी और पिंडार, जबकि अलकनंदा में दाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है, मंदाकिनी है। धौलीगंगा नदी अलकनंदा नदी में विष्णु प्रयाग स्थान पर मिलती है, पता होगा आप लोग को। धौलीगंगा नदी अलकनंदा नदी में विष्णु प्रयाग स्थान पर मिलती हैं, है ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत या पठार की सर्वोच्च शिखर है? ऑप्शन दे रखा है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली पर्वत, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आसान सा सवाल है, कई बार बता चुके हैं।
गुरु शिखर अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर है और गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 1722 मीटर। कितना है? 1722 मीटर, है ना। और ये भी पता होगा आप लोगों को कि इसी अबू पहाड़ी पर जैनियों का प्रसिद्ध धर्मस्थल दिलवाला जैन मंदिर स्थित है ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? सवाल है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है मुंबई, हैदराबाद, नई दिल्ली, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है यहाँ पे ई ऑप्शन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कलकत्ता में स्थित है। ठीक है ना, याद रखना है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कलकत्ता में स्थित है। सही आंसर यहाँ पे ई ऑप्शन होगा। और ये भी याद रख सकते हैं कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI की स्थापना 1851 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, 1851 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है मलनाड क्षेत्र कहाँ है? सवाल है मलनाड क्षेत्र कहाँ स्थित है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ए ऑप्शन, कर्नाटक। मलनाड क्षेत्र कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में पश्चिमी घाट से संलग्न क्षेत्र को ही मलनाड कहा जाता है। मलनाड के सबसे ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र को बाबा बुदान कहा जाता है, आपको याद रखनी है। मलनाड के सबसे ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र को ही बाबा बुदान कहा जाता है। बाबा बुदान की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? जानते हैं क्या आप लोग? याद रखिएगा, बाबा बुदान की सबसे ऊंची चोटी का नाम है मूल नगरी। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, कर्नाटक। मलनाड क्षेत्र कहाँ है? कर्नाटक में है। अगला सवाल है हड़ौती का पठार कहाँ है? सवाल है हड़ौती का पठार कहाँ है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखनी है हड़ौती का पठार राजस्थान में स्थित है। सी ऑप्शन सही होगा। मालवा पठार को राजस्थान में ही, माफ़ कीजिएगा, मालवा पठार को ही राजस्थान में हड़ौती का पठार कहते हैं। मालवा पठार को ही राजस्थान में हड़ौती का पठार कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में बेसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना को मालवा पठार कहते हैं। हड़ौती पश्चिमी भारत में राजस्थान राज्य का एक क्षेत्र है जिसे कभी बूंदी राज्य कहा जाता था। ठीक है, और वैसे देखेंगे आप तो हड़ौती का जो पठार जो क्षेत्र है ना, ये राजस्थान के कुल क्षेत्र का लगभग आई थिंक 10% के आसपास ये फैला हुआ है। राजस्थान में जित कुल क्षेत्र का 10% हड़ौती का पठार फैला हुआ है, विस्तृत में है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे फिलहाल सही है। लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र निम्न में से कहाँ है? ऑप्शन दे रखा है दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी घाटी। बताना है कौन सा यहाँ पे कथन सही है। तो इस तरह के सवाल हम कई बार यहाँ पे बता चुके हैं आप लोगों को, शायद 1-2 बार और भी इस तरह के सवाल लिए हैं। आप बताइए कितने लोगों को याद है, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से एक से अधिक। आप देखेंगे भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र की उपस्थिति दामोदर घाटी, है ना, सोन घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी घाटी में स्थित है ना। दामोदर घाटी कहाँ पे है ये? तो याद रखना है दामोदर नदी घाटी का विस्तार झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में स्थित है। दामोदर नदी घाटी भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, ये भी आपको याद रखनी है। झारखंड में प्रमुख कोयला स्थान चंद्रपुरा, झरिया, गिरिडीह, बोकारो, रामगढ़, करणपुरा, इन सब क्षेत्रों में देखने को मिलता है। झारखंड का झरिया भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज प्रमुख कोयला क्षेत्र है, ये आपको याद रखनी है। ठीक, तो यह हुई बात दामोदर घाटी के बारे में। वहीं बात करें सोन घाटी के बारे में, तो याद रखना है सोन घाटी में कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश के सिंगरौली एवं उमरिया में स्थित है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के सिंगरौली और उमरिया क्षेत्र में। वहीं बात करें महानदी घाटी के बारे में, तो ये महानदी घाटी में कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा, विश्रामपुर तथा एक आपका है शायद चिरमेरी। ठीक है, तो याद रखना है महानदी घाटी में कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य के कहाँ कोरबा, विश्रामपुर तथा चिरमेरी में स्थित है। वहीं बात करें हम लोग यहाँ पे गोदावरी घाटी क्षेत्र के बारे में, तो याद रख सकते हैं गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र भारत के तेलंगाना राज्य के आदिलाबाद, करीमनगर, खंबल और वारंगल जिलों में
फैला हुआ है या फिर स्थित है। ठीक है, तो इन चारों घाटियों के बारे में आपको याद रखनी, इन सभी चारों राज्य घाटी क्षेत्रों में कोयला उत्पादक क्षेत्र स्थित हैं। तो डी ऑप्शन सही है यहाँ। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान का जावर क्षेत्र मुख्य रूप से निम्न में से किस खनिज के लिए जाना जाता है? ऑप्शन दे रखा है सोना, चांदी, सीसा, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग जानते होंगे कि राजस्थान में सोना नहीं मिलता, लेकिन चांदी और सीसा यहाँ पे मिलता है। सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान का जावर क्षेत्र मुख्य रूप से चांदी एवं सीसा खनिज के भंडार एवं उत्पादन के लिए जाना जाता है। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में ही होता है। सीसा के उत्पादन के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को राजस्थान के जावर क्षेत्र में स्थापित किया गया है। ठीक है, आपको याद रखनी है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, हिंदुस्तान उर्वरक निगम का नामरूप संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दे रखा है पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, असम, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है यहाँ पे असम। हिंदुस्तान उर्वरक निगम का नामरूप संयंत्र असम राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और ये भी याद रख सकते हैं कि हिंदुस्तान उर्वरक निगम की स्थापना 1978 में की गई थी। कब की गई थी? 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। हिंदुस्तान उर्वरक निगम के संयंत्र बिहार के बरौनी, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर एवं हल्दिया और असम के नामरूप में स्थापित की गई हैं। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अच्छा, अगला सवाल लेने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर देना चाहेंगे। अगर आपसे पूछता है हिंदुस्तान उर्वरक निगम का स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना 1978 में। लेकिन अगर हिंदुस्तान के जगह पर आपको पूछ ले भारतीय उर्वरक निगम का स्थापना, तब इसका आंसर बदल जाएगा, फिर होगा 1961। ठीक है, भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1961 में हुई है, जबकि हिंदुस्तान उर्वरक निगम का स्थापना 1978 में की गई थी। ठीक है, तो ये दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए लेते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, बागमती अधवारा बाढ़ चेतावनी मॉडल बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष विकसित किया गया है? ऑप्शन है 2005, 2010, 2016, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है सी ऑप्शन, 2016। बागमती अधवारा बाढ़ चेतावनी मॉडल वर्ष 2016 ईस्वी में विकसित किया गया। इस मॉडल में 10 स्टेशन और 4 जिले शामिल हैं। ठीक है, 4 जिले कौन कौन से हैं? तो याद रखना है 4 जिले थे सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यहाँ मॉडल 72 घंटा पहले ही बाढ़ का पूर्वानुमान बता देता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, 2016 में से विकसित किया गया और 72 घंटा पहले ही बाढ़ का ये पूर्वानुमान बता देता है। एक लाइन और यहाँ पे इंक्लूड किया गया, ध्यान रखिएगा कि वर्ष 2018 में कोसी बाढ़ चेतावनी मॉडल, गंडक नदी बेसिन मॉडल, महानंदा बेसिन चेतावनी मॉडल विकसित किए गए हैं। कब? 2018 में। ठीक है, तो 2018 में कोसी बाढ़ चेतावनी मॉडल, गंडक नदी बेसिन मॉडल, महानंदा बेसिन चेतावनी मॉडल भी विकसित किए गए हैं। कब? 2018 में। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, बिहार में राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल NDRF के लिए स्थायी कैंप कहाँ स्थापित है? ऑप्शन दे रखा है गया, दरभंगा, बिहटा, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। पटना जिला के बिहटा में NDRF, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, का एक अस्थायी कैंप स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, बिहटा। ठीक है, NDRF का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सवाल पूछा जा सकता है। NDRF का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अच्छा, याद रखिएगा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री? तो याद रखना है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है ना, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है तथा मार्ग बदलने के लिए भी कुख्यात नदी है, यह गंगा में कहाँ पर गिरती हैं या फिर मिलती हैं? ऑप्शन दे रखा है कटिहार के कुर्सेला के निकट, पूर्णिया के निकट, सहरसा के निकट, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ए ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। कोसी नदी गंगा में कटिहार के कुर्सेला के निकट मिलती हैं। कोसी को
बिहार का शोक भी कहा जाता है। यह मार्ग बदलने के लिए भी जानी जाती हैं। ये नदी गोसाई स्थान जो कि नेपाल में है वहाँ से ये निकलती हैं, काठमांडू से, ठीक है ना। और चतरा के निकट बिहार की सीमा में ये प्रवेश करती हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए ऑप्शन, कटिहार के कुर्सेला के पास, ठीक है। और कोसी नदी के सहायक नदी कौन कौन सी हैं? तो याद रख सकते हैं, सन कोसी है, ताम्र कोसी है, तमूर कोसी है, भूत कोसी है, लिच्छू कोसी है, दूध कोसी, अरुण कोसी, इंद्रावती है ना। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ऑप्शन है गंडक नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में इन सभी को शामिल किया गया है, या फिर कह सकते हैं ये सभी बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, गंडक, कोसी, सोन, ये सभी नदी घाटी परियोजना बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, ठीक है। याद रखिएगा, सोन नदी घाटी परियोजना बिहार में पहली नदी घाटी परियोजना है, ठीक है। याद रखिएगा, सोन नदी घाटी परियोजना के बारे में, ये बिहार की पहली, ठीक है, ये बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना है, या कह सकते हैं प्रथम, ठीक है। और सोन नहर का निर्माण कब किया गया था? 1874 में किया गया था, ये भी याद रख सकते हैं। गंडक नदी के बारे में याद रखिएगा कि गंडक नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना 7 सहायक नदियों के साथ ये परियोजना बनाई गई हैं, ठीक है। वहीं सोन नदी के बारे में और भी याद रख सकते हैं कि सोन नदी को जनरली से 3 नहरें निकाली गई हैं, ठीक है। सोन नदी घाटी परियोजना से 3 नहरें निकाली गई हैं। यहाँ से सवाल पूछा जाता है, एक निकाला गया है पूर्वी सोन नहर, दूसरा है आपका पश्चिमी सोन नहर, और तीसरा है बागमती परियोजना। दो ही है आपका, ठीक है, पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर, ठीक है, 2 नहरें हैं, 2 ही परियोजना याद रखना है। जैसे ये आ रही है तो एक इधर से निकाला गया है, एक नहर इधर निकाली गई है, ठीक है। तो यहाँ से भी पूछा जाता है कि पूर्वी सोन नहर से कौन लाभान्वित होते हैं, या फिर किसे सुविधा प्रदान किया जाता है, कि या फिर किसे सुविधा प्राप्त होता है। तो पूर्वी सोन नहर से औरंगाबाद, अरवल, गया, जहानाबाद, पटना, है ना, इन सब जिलों की सिंचाई प्राप्त होती हैं या सुविधा प्राप्त होती है पूर्वी सोन नहर से, जबकि पश्चिमी सोन नहर से रोहतास, भोजपुर और बक्सर जिलों में सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर से के बारे में। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी किसने विकसित किया था? है ना, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था? दिए गए ऑप्शन में बताना है कि कौन सा इसका सही आंसर है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखिएगा, प्रोफेसर GMB डॉप्सन। प्रोफेसर GMB डॉप्सन के द्वारा ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विकसित किया गया था, ये ऑप्शन सही है यहाँ पे, ठीक है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? सवाल है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, मानस वन्यजीव अभयारण्य असम, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, यहाँ पे ऑप्शन छूट गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम दे देते हैं, चलिए झारखंड दे देते हैं। चलिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, मानस वन्यजीव अभयारण्य असम, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य झारखंड। पूछ रहा है आपसे कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? ये केरल में स्थित है। मानस असम में सही है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, ये भी सही है, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा, ऑप्शन छूट गए थे आई थिंक, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, ये तो समझ गए कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में है, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में है, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान ये जम्मू कश्मीर में है जो कि संघीय प्रदेश है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, वेदांतगल वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु में है, सोमेश्वर वन अभयारण्य ये कर्नाटक में है, और पाखल वन्यजीव अभयारण्य ये तेलंगाना राज्य में स्थित है।
तो इन सभी के बारे में आपको याद रखनी है, कहीं से न कहीं से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये थे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बाकी किसी तरह की कोई दिक्कत है, कुछ नया चीज़ चाहते हैं या फिर किसी तरह की कोई कमी हो रहता है मेरी तरफ से, तो कमेंट कर जरूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।